हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आने वाले हैं आपको। ये जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये रिपीट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको बताइए कि नॉर्सेट वाले 10 से 12 क्वेश्चन इमेज बेस्ड पूछते हैं, वीडियो बेस्ड भी पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, द रिस्पॉन्स शोन बाय द अडल्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में एग्जामिनर है, वो कुछ स्टिमुलस दे रहा है पेशेंट के पैर में, जिसकी वजह से पेशेंट की जो उंगलियां हैं वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रही हैं। इसे आप क्या कहोगे, क्या आपको दिख रहा है? साथ में ये आपको देखना है कि अडल्ट का है। जी हाँ, ये फ्लेक्शन हो रहा है, उंगलियों का फ्लेक्शन हो रहा है। जब भी हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उसे फ्लेक्शन कहते हैं। अगर आप अपने हाथों की मुट्ठी को खोलोगे, हाथ को पीछे की तरफ करोगे, तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए है, फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इन्फेंट में होता है और उसमें फ्लेक्शन नहीं होता, एक्सटेंशन होता है। बच्चे के पैर में अगर आप कोई स्टिमुलस ऐसे साइड में दोगे ना, तो बच्चे का पैर की उंगलियां पीछे की तरफ जाएंगी, और ये इन्फेंट में नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्स है ये। टो रिफ्लेक्स ये है नहीं, और एंकल रिफ्लेक्स इसमें दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। फर्स्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट का ऑपोजिट। द रिस्पॉन्स शोन बाय द अडल्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर इज़। ये बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है। वैसे ही स्टिमुलस दिया गया है और पेशेंट की उंगलियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, अपवर्ड हो रही हैं, यानी कि एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है ए बनेगा, एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स फिर से नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए अडल्ट पूछा गया है। बेशक ये बच्चों में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, अगर इन्फेंट होता तो वो ऐसा ही करता और उसमें ये नॉर्मल होता, बट अडल्ट पूछा गया है और अडल्ट में ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है ये अब नॉर्मल है। इससे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ये दर्शाता है। बोथ ए एंड बी ये नहीं होगा, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स ही नहीं है, और फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, फिजिशियन इज एग्जामिन द पेशेंट्स अब्डोमेन टू डायग्नोस पॉसिबल। तो ये ऑफकोर्स ये अपेंडिसाइटिस है, क्योंकि ये मैकबर्नीज पॉइंट पे इसका हाथ है, आप देख सकते हो। मैकबर्नीज पॉइंट होता है जहाँ पे अपेंडिसाइटिस का बहुत पेन होता है, अपेंडिक्स उसी जगह पे होता है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ अब्डोमेन को, मान लो ये नेवल है पेशेंट की, ठीक है, ये उसका इलियक क्रस्ट है, होता है ना, इनके बीच में एक पॉइंट बनता है, ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल मिडल में यहाँ पे होता है अपेंडिक्स, और इस जगह पे काफ़ी दर्द जब पेशेंट को होता है तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अपेंडेक्टमी इसका प्रोसीजर रहता है, मेन वही रहता है इसमें, या दर्द निवारक दवाइयाँ तो जल्द से जल्द, वरना तो अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है। कोलन साइन ये नहीं होता है, क्योंकि वो नेवल के आसपास तब क्या होता है ना, कुछ ब्लूइश हो जाता है, डिस्कलरेशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही डर्वेटिकुलाइटिस। अपेंडिसाइटिस द राइट आंसर। ये कौन सा मैनवर है? हेल्मिच मैनवर इसका नाम है, सही आंसर बी है। देखिए इसी को अब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं, या आप इसको हेमलिच मैनवर कह लो। प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये नहीं किया जाता, उनमें दिया जाता है चेस्ट मैनवर, चेस्ट थ्रस्ट कहते हैं उसको, क्योंकि पेट में बच्चा है और अगर आप इस तरह से करने लग जाओगे, ठीक है, पेशेंट को, तो फिर बच्चे को नुकसान होगा। इसको मैं आपको और ध्यान से दिखाती हूँ। ये इसकी एक और पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये बंदा इस पेशेंट को यहाँ से पुश कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने चोक कर लिया, कुछ इसको गले में फंस गया है, इसके एयरवे में कुछ फंस गया है। अब यहाँ से प्रेशर लगाएगा तो वो सीधे से बाहर निकल जाएगी वो चीज़, ठीक है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एयरवे में जब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मान लो कुछ गले में फंस गया उसके, है ना, पेशेंट आपको दिख रहा है कि चोक करने लग रहा है, तो फिर हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं, अब्डोमेन में प्रेशर देते हैं मुट्ठी बंद करके, जो भी चीज़ फंसी होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, द पेशेंट इज़ बीइंग असेस्ड फॉर। यहाँ पर कौन सी आर्टरी होती है? तो यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी होती है, और यहाँ पे फिर क्या फील होगा? ऑफकोर्स कैरोटिड पल्स फील होगा, सी आंसर राइट है। रेडियल आप जानते हो हमारे हाथों में होती है, फिमोरल टांग में होती है, और टीबियल भी लेग में होती है, लोअर लेग में, मतलब आपकी दोनों टांगों के बीच में फील करोगे तो आपको पोस्टीरियर टीबियल फील हो जाएगी, वहीं पर टीबियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है? तो दोस्तों आप पेशेंट वॉकर जानते हो, पेशेंट वॉकर तो ऐसा होता नहीं है, पेशेंट चलने के लिए यूज़ करता है एक वॉकर,
तो वो तो ऐसा होता ही नहीं है, इस तरह से कुछ होता है वो तो, और पेशेंट इसको घसीट घसीट के आगे की तरफ मूव करता है। तो ये पेशेंट वॉकर तो मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। यस, ये पेशेंट हॉइस्ट होता है, इसे हम कहते हैं पेशेंट हॉइस्ट, और पेशेंट को उठाने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है पेशेंट हॉइस्ट। मैंने कुछ दिन पहले, मैंने शायद थोड़ा ही 1-2 दिन पहले ही इसकी पिक्चर अपनी स्टोरी में डाली थी और मुझे एक भी कमेंट नहीं आया। मैंने यही पूछा था कि ये क्या चीज़ है, तो ये पेशेंट हॉइस्ट होता है। इसकी एक और पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वन मोर पिक है। यहाँ पर पेशेंट को मतलब एक झूला जैसा होता है, उस पेशेंट को बिठाया जाता है और उठाया जाता है, जो भी पेशेंट बेड से नहीं उठ सकते खुद से। अब एक और पिक्चर है, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर पेशेंट को किस तरह उठाया गया है बेड से। तो ये पेशेंट का हॉइस्ट है, पेशेंट हॉइस्ट इसी को कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या हो रहा है? वैसे इसका जो राइट आंसर है वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है, क्योंकि रेक्टम में इंसर्ट किया गया है, बट मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइएगा कि ये क्या है। मुझे खुद भी इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे मैनुअल भी लग रहा है और डिजिटल भी लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मैं ज़्यादा श्योर मैनुअल में हूँ। आप मुझे प्लीज़ इसका आंसर बताइए कमेंट में, क्योंकि मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर पूछा गया है डायमीटर साइज़, या साइज़ कह लो या डायमीटर कह लो, ऑफ शोन इमेज स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये राइल्स ट्यूब दिख रही है वैसे तो, लेकिन इसका डायमीटर पूछा गया, यानी कि इस तरफ से ये कितना हो सकता है, कितना ये होगा। तो ये 5 इसका राइट आंसर है। यस, इसका 5 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। अ नर्स इज असेसिंग फॉर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट एज गिवन इन द पिक्चर, द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी। आपको क्या लगता है कि कैसा होगा बीपी पेशेंट का? हाइपरटेंशन का पेशेंट है वैसे जो इसका, क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंशन का है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है इसमें सेम एज एक्चुअल बीपी, यानी कि ए इसका राइट आंसर आने वाला है। क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंशन का है, इसीलिए हायर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हायर सिस्टोलिक बट लोअर डायस्टोलिक, कुछ भी वेरिएशन हमें इतनी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पेशेंट हाई बीपी का है, उसका बीपी जैसा रहता है उसका वैसा ही रहेगा। हाई रहता है तो वो हाई ही रीडिंग ज़्यादातर दिखाएगा, और इस पिक्चर को देखकर हम यही आंसर इसमें सूटेबल लगता है। नेक्स्ट अदर जो ऑप्शन है इसमें वो देखिए, हायर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, लास्ट है लोअर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। पेशेंट हाइपरटेंशन का है, उसका बीपी वैसा ही मिलेगा जैसा कि नॉर्मली होता है। 10th आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन द फोटोग्राफ। दोस्तों ये पिक्चर आप देख सकते हो, पेशेंट कुछ इस तरह से लेटा है। इस पोजीशन को हम सिम्स पोजीशन कहते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। टेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है वो ऐसे नहीं होती है। अगर पेशेंट बेड थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं इसमें, मान लो पेशेंट का बेड है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ना टिल्ट सा कर देते हैं, तो ये होती है टेंडलबर्ग पोजीशन। और किसी का बीपी में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पेशेंट का बीपी काफ़ी लो हो गया है, तो तब भी इसको देते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन को। तो सिम्स पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। बाकी फॉलोअर पोजीशन जो होती है उसमें पेशेंट को हम ऐसे बिठा देते हैं इस तरह से। ये हाई फॉलोअर होगी, ये फॉलोअर होगी, ये लो फॉलोअर होगी। 30-35 डिग्री पे लो हो जाएगी आपकी, 15 तक 45 डिग्री पे आपकी फॉलोअर चली जाएगी, और 90 डिग्री पे हमारी हाई फॉलोअर होती है। तो यहाँ पे एक आप नाम देख रहे हो, लॉयड डेविस पोजीशन। ये पोजीशन या तो अब्डोमिनल सर्जरी में या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन या सर्जरीज़ में दी जाती है। जैसे लिथोटमी होते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसे ये दिखती है। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये इसकी पिक्चर है फ्रेंड्स। ये पोजीशन है, पेल्विक के सर्जरी में भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें इतना फ्लेक्शन नहीं होता है, कम फ्लेक्शन होता है, और यहाँ से पेशेंट को टक कर दिया जाता है। और देखिए कुछ पोजीशन, ये जो पोजीशन आप देख रहे हो पेशेंट की, इसे कहते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन आप समझ गए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये बीटी सेट है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो वो आप ध्यान से देख लीजिए। इसे बीटी सेट कहते हैं। आईवी सेट ऐसा नहीं दिखता है, ये थोड़ा यहाँ से ना रेड दिखता है, और इसमें ये आप चैम्बर इसका देख सकते हो,
इसमें छलनी सी बनी होती है, जो कि आपके उस पर इतना नहीं होता है, आईवी सेट में नहीं देखा जाता, ये इसी में ही होता है। इसमें कुछ छलनी जैसी होती है ना, उसमें जितने भी कोई जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी फिर उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें स्पेशली चैम्बर बना होता है। आर्टीरियल लाइन तो ऐसी होती नहीं है, ना ही सीवीपी, वो तो काफ़ी बड़ी सी होती है, उसमें 3-4 वो ल्यूमन्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन द फोटोग्राफ। ये जो रूट है, ये आपको क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको ये? तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, सबकुटेनियस है, डर्मेटोजेट है, इंट्राडर्मल है, पैलेट इम्प्लांट है। तो ये इंट्राडर्मल है फ्रेंड्स, जब भी हम स्किन पे कोई देते हैं तो इंट्राडर्मल होता है, क्योंकि स्किन के ऊपर ही दिया जाता है वो, और बिल्कुल 10 to 15 डिग्री कह सकते हैं, इतना लेवल एंगल रखा जाता है नीडल का और सिरिंज का। इसका राइट आंसर सी है। जब भी कोई टेस्ट डोज देना होता है तो इंट्राडर्मल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक है तो उसका टेस्ट डोज देने के लिए भी इंट्राडर्मल, और एक बीसीजी होता है, आपको पता है बीसीजी एट बर्थ पे लगता है, तो वो भी इंट्राडर्मल ही लगता है इंजेक्शन। सबकुटेनियस के लिए हम 45 डिग्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ सिंबल्स हैं, इससे आपको बताना है कि क्या है। तो ये आपको नहीं पता है होगा, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे काफ़ी कॉमन है। ये बिल्कुल डस्टबिन की शेप आप देख सकते हो, ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, एक बीच में डस्टबिन है, ऐसे मान लो। और ये है बायोहजार्ड वेस्ट का। रेडिएशन का ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन कई बार आप लोग सोचते हो कि रेडिएशन का थोड़ा ऐसा दिखता तो है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। इसका सही आंसर है बायोहजार्ड वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट का सामने ही देख सकते हो, सी बना होता है उसमें। ये जो आप देख रहे हो, आपने कंप्यूटर में काफ़ी बार देखा होगा, जब कंप्यूटर हम पढ़ते थे तो मैं छोटी क्लासेस से ही मुझे सिंबल याद है। इसको रिसाइकल बीन कहते हैं, और रिसाइकेबल वेस्ट इसका ए इज़ द राइट आंसर। बायोहजार्ड आपको भी आपने देख ही लिया है। ये जो है ये रेडिएशन हजार्ड है, ए इसका राइट आंसर है। बायोहजार्ड हमने देख लिया, और साइटोटॉक्सिक वेस्ट में सी बना होता है, ए इसका सही आंसर है। ये रेडिएशन वेस्ट का सिंबल है, ये मैंने आपको भी बता ही दिया है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है ये, इसमें सी बना है, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ये कुकर बना है, इसके अंदर कुछ घड़ी जैसी लगी है, तो आपको क्या दिख रहा है ये? यस, ये हॉट एयर ओवन तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो ओवन की तरह ही दिखेगा ना, डब्बे की तरह। ऑटोक्लेव ये होता है, और इसको स्टेरिलाइजेशन में यूज़ करता है, बेस्ट मेथड माना जाता है, मॉइस्ट हीट के अंडर ये आता है। ऑटोक्लेव जो हॉट एयर ओवन होता है ये ड्राई हीट के अंडर में आता है, और ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट के अंदर आता है, ये पूछा भी जाता है कई बार। इसका प्रेशर भी कई बार पूछ लेते हैं, 121 करके इसका पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। (121 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, और 15 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव का ये कई बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, टेम्परेचर और टाइम। नेक्स्ट सिंबल आपको बताना है ISI। इसका जो राइट आंसर है वो सब में आप देख सकते हो, इंडियन तो लिखा है, तो इंडियन तो इसमें आएगा ही, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेस्ट डन बाय द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इसको कहते हैं हम टोनिंग फॉक, और इससे रिन टेस्ट होता है, वेबर टेस्ट होता है, मॉडिफाइड शैचवेब टेस्ट होता है, और यानी कि ये डी जो है सही आंसर है, सभी टेस्ट इससे होता है। हियरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, हियरिंग को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये साइट आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है इसमें? साइट एरो शॉन इन द फोटोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर। क्या प्लूरल फ्लूइड के एस्पिरेशन में इसको यूज़ करेंगे? पीछे से कैसे फ्लूइड को हम करेंगे, वो तो आगे की तरफ करते हैं प्लूरल फ्लूइड में, ये गलत आंसर है। असाइटिक टेप भी हम अब्डोमेन से फ्लूइड निकालते हैं तो साइड में पंचर करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन ऐसा नहीं होता है, इसका जो सही आंसर है वो सी है।
लंबर पंचर इसको कहते हैं, और लंबर एरिया में पंचर किया जाता है। पेशेंट को सी शेप इसमें दी जाती है, या फिर कई बार बिठाकर भी करना पड़ता है। जैसे पेशेंट पूरी तरह से मुड़ नहीं सकता तो फिर पेशेंट को चेयर पे बिठाकर आगे की तरफ बेंट करके पंचर किया जाता है। CSF एनालिसिस के लिए और मेनिंजाइटिस के लिए इसका लंबर पंचर को परफॉर्म किया जाता है। 21 में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट। इसमें पहले लिख दिया गया है पैग, तो ये पैग है, यस। इसका फुल फॉर्म है परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब। एक तो ड्राइस ट्यूब होती है, वो नोज़ में डलती है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जब डाल देते हैं ना तो पेट में डाल देते हैं। फिर ये ट्यूब होती है पैग, इसको बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रोटोमी होता है इसमें। और परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी इसका राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा काफ़ी पेशेंट्स को लगी होती है। कैंसर पेशेंट में भी इसको इंसर्ट करना होता है, क्योंकि कई बार जैसे कि ओरल कैंसर के भी जो पेशेंट होते हैं उनमें ये देखी जाती है। 22 देखिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ यूज ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। लेरेंजोस्कोप जैसा दिख तो रहा है, लेकिन इसमें ये भी कुछ लगा है, इसलिए ये लेरेंजोस्कोप कंप्लीट तो नहीं है। एंडोट्रैकियल ट्यूब ऐसी नहीं होती, वो ट्यूब तो मुंह में डालते हैं तो ट्यूब की तरह ही होगी ना। और लेरेंजियल मास्क एयरवे कैसे होगा, इसमें मास्क तो दिखाया ही नहीं है कहीं पे, इसलिए फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप है तो लेरेंजोस्कोप ही, बट क्या है, फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजोस्कोप। डी इज़ द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट देखिए, यूनिट शोन इन द फोटोग्राफ इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक एट टेम्परेचर। ये जो ब्लड है इसको कितने टेम्परेचर पे हम ब्लड बैंक में रखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। +4 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, ये आपको याद रखना है। +4 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला भी, कि ब्लड को कितने टेम्परेचर में ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं, तो +4 डिग्री सेल्सियस। और पुराना ब्लड अगर दे देते हैं तो पेशेंट को क्या हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट को हाइपर कैलेमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो RBCs होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं जब टूटते हैं तो उनमें से जो पोटाशियम होता है, क्योंकि वो इंट्रा सेलुलर होता है तो बाहर जब आ जाता है तो फिर पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए हाइपर कैलीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है? हाइपर कैलीमिया। पोटाशियम बढ़ जाता है क्योंकि वो इंट्रा सेलुलर होता है, और जब ब्लड पुराना हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से पोटाशियम बाहर आना शुरू हो जाता है। सोडियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और पोटाशियम होता है इंट्रा सेलुलर। चलिए इतना तो नहीं, अभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई द स्प्लिंट, तो इसको कहते हैं थॉमस स्प्लिंट। स्प्लिंट नहीं, थॉमस तो फीमर में लगता है, टांग में लगाया जाता है, इसको हम कहते हैं नकल बेंडर स्प्लिंट। नकल बेंडर स्प्लिंट आप इसका इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये जो एरिया होता है ना इसको नकल ही कहते हैं। ये आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया को नकल कहते हैं, इसलिए इसका नाम है नकल बेंडर स्प्लिंट। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, तो इसका क्या यूज़ है, तो ये एक स्टेपलर जैसा आपको दिख रहा है, इसको पंच करेंगे तो ये सर्कुलर स्टेपलिंग इसका नाम है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CT स्कैन टेक्नोलॉजी शोन इन द फोटोग्राफ, तो ये मल्टी स्लाइड CT नहीं है, हाई रेजोल्यूशन भी नहीं है। आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, यूं करके कुछ स्पाइरल से बन रहा है, इसीलिए स्पाइरल CT है। स्पाइरल किसको कहते हैं, स्पाइरल अगर आपने देखा होगा तो सांप भी ऐसा स्पाइरल होता है, आपने कभी अपनी चेन को ऐसे घुमा के किया होगा तो इसे क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, चक्र कहते हैं ना, चक्र, तो स्पाइरल है इसलिए। हमारे हाथों की उंगलियों में भी बना होता है ये स्पाइरल। आइडेंटिफाई द गैस सिलेंडर शोन इन द फोटोग्राफ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। हॉस्पिटल में आपने बहुत बार देखा होगा, नाइट्रोजन का इनका सिलेंडर ऐसा नहीं होता है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा आपके, मुझे लगता है ये तो आपका जहाँ पे कॉलेज होगा वहाँ पर भी ये होगा रखा हुआ आपको दिखाने के लिए, अगर नहीं होगा तो हॉस्पिटल में आपने ज़रूर देखा होगा। ये कौन सी ट्यूब है, यहाँ से हरी है, क्या दिख रहा है आपको, ये राइल्स ट्यूब है, नोज़ में डालते हैं, एनजी ट्यूब इसको कहते हैं। स्टैंगस्टन, ब्लैकमोर, ये ऐसी नहीं होती है, 3 होते हैं इसमें मुंह आगे। मेलकोट भी ऐसी नहीं होती है,
और ये भी नहीं है, ये राइल्स ट्यूब होती है। मैं अभी आपको इनकी पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगी, आगे मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं आपके लिए। ये कौन सा कैथेटर है? तो ये मेलकोट होता है, यस मेलकोट इसको कहते हैं। जैसे नेफ्रोटोमी वाले पेशेंट में इसको लगाया जाता है। फॉलिस हमने आपको फॉलिस आपको पता होगा, फॉलिस ऐसा नहीं होता, वो तो आगे से ऐसा बंद सा होता है, इस तरह खुला नहीं होता है। मेलकोट जो होता है ना, ये मशरूम की शेप का होता है, थोड़ा देखने में ना आगे से जैसे मशरूम आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। तो ये कैथेटर भी आगे से कुछ इस तरह का दिखता है। ये पिक्चर भी मैं आपको शायद आगे दिखा पाऊँ। स्टेगन, इसमें 3 होते हैं मुंह लगे हुए, तो ये अलग होता है। मेलकोट ये है, फॉलिस ऐसा नहीं होता है, हुड भी ये नहीं है। इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो क्या ये टेम्परेचर के लिए होता है? आप खुद ही देखिए, यहाँ पे ड्राई और वेट लिखा हुआ है, क्या टेम्परेचर ड्राई और वेट होता है? नहीं, वो तो हॉट कोल्ड कह सकते हो, है ना। तो ये ह्यूमिडिटी होती है ऑफ कोर्स। प्रेशर भी ऐसा नहीं होता है, और विंड वेलोसिटी ये है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। आप इसको पढ़कर भी आंसर दे सकते हो कि ड्राई और वेट क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी ही होगा। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रीदिंग वेंटिलेशन शोन इन द फोटोग्राफ। ये पेशेंट को अपने माउथ से, पेशेंट के माउथ में ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये माउथ टू माउथ वेंटिलेशन है, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन है। माउथ टू एयरवे वेंटिलेशन ये नहीं है। बैग एंड मास्क तो है नहीं, ना ही ये चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है। राइट आंसर है ए। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। यस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये होता है फॉलिस। पीछे भी ये पिक्चर ऑप्शन आया हुआ था, पिक्चर थी मेलकोट की, इसे फॉलिस कहते हैं। ये पूरा प्लेन होता है और इस तरह से इसमें ल्यूमन होता है। तो एक तो बैग के साथ हम अटैच कर देंगे एक को हम, और इस वाले से इसको हम बैग के साथ अटैच कर देते हैं, और इस वाले से पेशेंट कम में स्टीराइल वाटर या NS फिल करते हैं अंदर बलून इन्फ्लेट करने के लिए, ताकि वो बाहर पुल ना हो जाए, इसीलिए। सेंगस्टेकन जो होता है, ये इसमें 3 होते हैं इस तरह के बने हुए। मेलकोट मैंने आपको पीछे ही दिखा दिया है। एनजी ट्यूब मैंने आपको पीछे दिखाई थी, राइल्स ट्यूब कह लो या एनजी ट्यूब, उसी तरह की होती है। अलग अलग डिफरेंट साइजेस में ये एनजी ट्यूब आती हैं। फॉलिस भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ज़्यादातर 14 और 16 हम अडल्ट में यूज़ करते हैं, बच्चों में 10 नंबर का यूज़ होता है या 8 नंबर का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने देखा होगा ये, जैसे तो इजी क्वेश्चन है। इसका नाम होता है एयरवे, या तो इसको एयरवे कह लो या इसको गुडल एयरवे कह लो। गुडल एयरवे के नाम से भी ये आता है। तो इसका अब क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। नाम तो नहीं पूछा है कि क्या इसकी स्टेटमेंट क्या इसके बारे में सही है। पहला है कि प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है इट इज़ कॉल्ड बर्मन ओरल एयरवे, बिल्कुल भी नहीं, बर्मन ओरल एयरवे इसका नाम ही नहीं, इसका गुडल एयरवे है। नेक्स्ट है बेस्ट इंसर्टेड ड्यूरिंग अ सीजर टू प्रिवेंट टंग बाइट। नेक्स्ट है इंसर्टेड इनटू द माउथ विद कॉनकेविटी टुवर्ड्स टंग। दोस्तों ये जो सी है इसका, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब सीज़र पेशेंट को आ रहे हैं, ड्यूरिंग सीज़र लिख रहे हैं ये, तो उस दौरान पेशेंट को आप अगर ये लगाने लगोगे तो पेशेंट को और इंजरी हो जाएगी। या तो आपको पहले लगाना चाहिए था ये, है ना। उस दौरान तो कुछ भी नहीं करना होता है, पेशेंट को बस इंजरी से बचाना है, उसको और इंजरी नहीं करना है। इसलिए ये भी आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर, पीछे की तरफ, ताकि टंग ना चली जाए पेशेंट की। इसलिए एयरवे पेशेंट को लगा देते हैं, और मोस्टली लगाते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उस पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा सही रहता है। या फिर इंटूबेट पेशेंट होता है तब भी ये लगा सकते हैं, उसमें टंग फॉल का केस रहता है। पेशेंट की टंग क्या होती है? पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जा सकती है, क्योंकि पेशेंट सीडेशन में होता है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, CPR मेथड शोन इन द फोटोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर। ये क्या हो रहा है? तो एयरवे ब्रीदिंग तो ये है ही नहीं। यहाँ पे देखो आप, मुंह में कुछ भी नहीं है, ये तो छाती में हो रहा है कुछ। तो ये क्या होगा? सर्कुलेशन, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हैं, इसीलिए इसका सही आंसर है सी, सर्कुलेशन। अब मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए जो मैंने रखी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए डिफरेंट साइज़ की एयरवेज हैं, ये डिफरेंट साइज़ के हैं ये फ्रेंड्स। ये 0 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 0 नंबर वाला है, ये 3 0 वाला है, और ये 2 नंबर का हरे रंग का होता है। 2 नंबर का मोस्टली यूज़ करते हैं हम, ये वाली एयरवेज। ये भी 4 में वैसे काउंट होता है ना,
लेकिन इसको 5 लिख देती हूँ। ऑरेंज वाला वैसे एक्चुअल में 5 नंबर का होता है और ये 3 का होता है। ये एयरवे हैं, देखिए इस तरह के होते हैं। यहाँ पे इनके नंबर्स भी लिखे गए हैं। पिंक कलर का जो होता है वो इसका साइज़ ये होता है न्यू बॉर्न में। और ये भी लगा सकते हैं ब्लू वाला, 0 वाला चाइल्ड में लगा सकते हैं, ब्लैक वाला। फिर जो बड़ा बच्चा है थोड़ा, उसमें वाइट लगा लो। अडल्ट में थोड़ा छोटा लगाना है तो ग्रीन वाला लगा लो। ज़्यादातर ग्रीन यूज़ होता है अडल्ट में। 3 नंबर का होता है येलो वाला। फिर रेड वाला जो होता है वो 4 नंबर का होता है। और लाइट ब्लू जो होता है वो होता है 5 नंबर का। यस, तो इसमें थोड़ा सा पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ है। ये आप दोनों 4 मान सकते हो। जो लाइट ब्लू होता है, ये जो डार्क ब्लू है, जो लाइट ब्लू है ना, वो होगा आपका 5 नंबर का। ये तो क्योंकि रेड कलर के ही है ना दोनों। और पिक्चर्स में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए टूनिंग फॉक है। ये हियरिंग में यूज़ करते हैं। पेशेंट की हियरिंग टेस्ट को परफॉर्म जब करते हैं, वेबर टेस्ट या फिर रेंट टेस्ट करते हैं, तो पेशेंट को हाथ में ये हम टैप करते हैं। एग्जामिनर हाथ में टैप करता है, पेशेंट के माथे पर इसको लगा देता है। फिर इसको बोलता है भाई क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें, कुछ घंटी से उसको सुनती है। फिर ये पेशेंट हॉइस्ट है, मैंने आपको भी दिखाया था। साफ इसकी पिक्चर नहीं है। ये राइल्स ट्यूब है, 14 नंबर की राइल्स ट्यूब है। देखो दिख भी रही है, फ्रेंच इसका FG करके फ्रेंच लिखते हैं। और ये 14 नंबर की राइल्स ट्यूब होती है, हरी वाली। इससे बड़ी जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, 16 नंबर की। ये मैंने आपको पिक्चर दिखा दी थी। ये देखिए रिफ्लेक्सेस हैं ये अभी दिखाए थे। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्स है ये। मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये पिक्चर, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है। ये वाला जो डाउनवर्ड होता है ना अडल्ट में, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ होने लग जाए ना, तो ये अब नॉर्मल है। बच्चों में तो ये नॉर्मल होता है, जो छोटे बच्चे हैं इनफैक्ट उनमें तो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स नॉर्मल होगा। लेकिन अगर अडल्ट में होने लग जाए तो फिर ये अब नॉर्मल होता है। एक्सटेंटर प्लांटर रिस्पॉन्स बाबिन्स्की साइन कह लो इसको। फैनिंग ऑफ टोज इसे कहते हैं। पंखे की तरह बन रहा है यहाँ पर, ये देखो जैसे फ़ैन होता है ना, वैसा बन रहा है। और ये होता है आपका मेलकोट। यस, ये आप देखो इसकी पिक्चर मशरूम की तरह बन रही है, जैसे मशरूम होता है। तो ये होता है मेलकोट। इसका 16 नंबर का है ये देखो नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है। और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है राइल्स ट्यूब। और राइल्स ट्यूब के ये नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे। जो छोटी राइल्स ट्यूब होती है 8 नंबर की, वो ब्लू होती है। 10 नंबर की ब्लैक वाली होती है। फिर या तो ग्रे होगी या वाइट होगी। ये कैसी होती है 12 नंबर की। ग्रीन वाली मोस्टली अडल्ट में यूज़ करते हैं। ये 14 फ्रेंच की होती है। 16 नंबर की ऑरेंज होती है। और रेड जो होती है वो 18 की होती है। और 20 फ्रेंच की येलो होती है। ये तो काफ़ी बड़ी हो गई, 16, 18 और 20 काफ़ी बड़ी होगी। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए पेशेंट को, इससे इंजरी भी हो सकती है। 14 फ्रेंच बिल्कुल सही है, या 16 तक ठीक है। बच्चों के लिए 8 और 10 ठीक होता है। या फिर जैसे बड़ा बच्चा है कोई तो उसमें 12 नंबर की। और ये मैंने आपको दिखाई दी थी पिक्चर, लॉयड डेविस पोजीशन होती है ये। और पेल्विक में या फिर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में ये यूज़ होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू।